हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपन बात कर रहे थे गणित शिक्षण की विधियों के बारे में और अपन चर्चा करते हैं आगे की ओर। अगली जो अपनी विधि है वो है विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में किसी भी चीज़ को विभाजित करना। यानी कोई भी जो चीज़ होती है अगर हम उसको अलग अलग छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? विश्लेषण कहा जाता है। तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण मतलब क्या है? किसी भी कारक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। और इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी जो कारक होता है उस कारक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो विधि है वो इसलिए प्रभावी है कि जो निम्न स्तरीय कक्षाएं होती हैं या फिर प्रारंभिक गणित की जो स्थिति है उस स्थिति को बढ़ाने के लिए, यानी जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं या उच्च प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं के लिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये विधि अच्छी है। क्योंकि इसमें क्या जाता है, हर एक पार्ट को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर छात्रों को समझाया जाता है। तो अगर कोई भी चीज है वो छोटी होगी तो छात्र उसको क्या करेंगे? जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए इस विधि का उपयोग शिक्षण में किया जाता है। तो विश्लेषण क्या है? किसी भी भाग को छोटे छोटे भागों में खंडित करके फिर उसकी समस्या का समाधान करना, या कोई भी जो समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर उसका हल निकालना, ये चीज क्या कहलाती है? विश्लेषण विधि कहलाती है। तो ऐसी विधि जिसमें किसी भी भाग को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर समस्या का समाधान किया जाता है उसे विश्लेषण विधि कहा जाता है। देखिएगा, अपन एक विश्लेषण करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या किया जाता है, जो समस्या होती है उसको अलग अलग खंडों में हम विभाजित करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। 30 मीटर है। तो उसका परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन अपने पास में ये है, आप जानते भी हो, सिंपल तरीके से हमने सब कुछ पढ़ रखा है। सिंपल सा एक प्रश्न है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है? 30 मीटर है। तो उसका परिमाप अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। इस प्रश्न को अगर हम विश्लेषण विधि के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें अपने को क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो चीज देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। तो देखिएगा, मैं एक प्रकार से एक सारणी के रूप में इसको बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं प्रश्न और यहां पर हल, एक तरह से कि इसका हल क्या होगा वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न मैंने बनाया और पहला प्रश्न मैं ये रखता हूं कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में क्या दिया गया है? तो हल में लिखेंगे क्या दिया गया है? आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे लंबाई और चौड़ाई अपने को दिया गया है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए प्रश्न के हल तक पहुंचेंगे। देखना, फिर प्रश्न संख्या 2, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात क्या करना है अपने को? ज्ञात करना है अपने को आयताकार खेत का परिमाप। दोनों चीजें दी हुई हैं वो कि वो हमने यहां रख दी हैं।
फिर उसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 में आते हैं। सिंपल सी बात है, क्या चीज दे रखी है, आयताकार। इसका मतलब हम किसका ज्ञात करेंगे, आयत का ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा कैसे, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो आयत का परिमाप याद करने का मतलब हुआ लंबाई एवं चौड़ाई को जोड़कर 2 गुना कर देते हैं। यानी परिमाप क्या होता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे अपन, जोड़ करके 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा नंबर 4, परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये इसमें मान रख करके हम क्या कर लेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इस प्रश्न को, यानी जो हमारे सामने समस्या थी, इस समस्या को क्या कर लिया हमने, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया और विभाजित करके फिर हम क्या पहुंच रहे हैं, समस्या के समाधान पर पहुंच रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, विश्लेषण कहा जाता है या विश्लेषण विधि कहा जाता है। मांगा दिखा नहीं है भाई आज। हाँ, तो अपन बात करते हैं, ये अपना सॉल्यूशन हो गया था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो आयत का जो परिमाप का सूत्र जो था वो था अपना 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपने देख लिया था। और अब आगे इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि प्रश्न में लंबाई कितनी दी हुई है अपने पास में 40 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है अपने पास में 30 मीटर। और जो मान अपने को दिया गया था उसमें अपन मान रख लेते हैं, जो फॉर्मूला अपने बनाया है उसमें रख लेते हैं। तो रखो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें मान रख देते हैं। तो लिखिएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है अपने पास 40 मीटर प्लस 30 मीटर, कितनी हो गई 70 मीटर, और ये गुणा में 2, तो टोटल कितना हो गया 140 मीटर। ठीक है, ये अब क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे की ओर और इसके देखेंगे गुण और दोष। जो विश्लेषण विधि है इसके गुण और दोषों की हम चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं अपन विश्लेषण विधि के गुण। तो गुण में पहला गुण अपने पास में है, इस विधि से बालक की नवीन समस्याओं का समाधान किया जाता है। बालक की नवीन समस्याओं का समाधान किया जाता है। जितनी भी जो बालक जब जब पढ़ता रहता है, आगे आगे उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, तो उनका समाधान विश्लेषण विधि के माध्यम से किया जा सकता है और बहुत सरलता से किया जा सकता है। दूसरा लेते हैं, बालक में रटने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो चीज बालक को कभी भी रटनी नहीं होती है। बालक को क्या करना होता है, छोटे छोटे भागों में, जब भी बालक के सामने समस्या आई उस समस्या को क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देगा और अंत तक पहुंच जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि बालक भूल गया है, वो चीज करना भूल गया, तो वापस से शुरू से उसको वापस से तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में और उसकी क्या कर लेगा, पुनरावृत्ति कर लेगा और फिर समस्या के समाधान तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और भूलने की जो प्रवृत्ति होती है उसको भी दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बालक की बौद्धिक क्षमता। बालक की बौद्धिक क्षमता जैसे कि कौन कौन सी है, जैसे कि तर्क करना कि इसका समाधान यही होगा क्या, इसकी जगह दूसरा रख करके देखूं क्या, उसके माध्यम से सरलता से हो सकता है। छात्र क्या करता है, अलग अलग विचार प्रस्तुत कर सकता है और साथ में निर्णय भी लेगा। मैंने जो रखा है वो वास्तविक रूप से सही है, गलत है, मैं मान जो रख रहा हूं वो वास्तविक रूप से मेरे समस्या का समाधान करने वाला है या नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं वो क्या कहलाती है, निर्णय। तो तर्क करना, विचार प्रस्तुत करना, निर्णय करना आदि जो क्षमताएं हैं छात्र में वो विकसित हो जाती है इस विधि के माध्यम से। नेक्स्ट है, इस विधि से बालक की क्यों किया गया है, यानी ऐसा ही क्यों किया गया है, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, ऐसा ही क्यों किया गया है, इस जो प्रवृत्ति है इसको संतुष्ट करती है ये विधि।
क्यों? क्योंकि बालक को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हुए समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं कि इसलिए ऐसा किया गया है। इसका समाधान या इसका उत्तर छात्र को इस विधि में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इस विधि के गुण हो गए। चलिए अब देख लेते हैं इस विधि के दोष। और दोष में सबसे पहला दोष अपन देखते हैं, इस विधि से समस्या समाधान में अधिक समय लगता है। क्यों लगेगा अधिक समय? क्योंकि बार बार क्या करना पड़ेगा? बालक को हर एक समस्या को अलग अलग भागों में विभाजित करना पड़ेगा और फिर समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? छात्र को ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक को अधिक तर्क करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बालक एक समस्या का समाधान करेगा तो अलग अलग विचार अपने प्रस्तुत करेगा, अलग अलग तर्क वो अपने प्रस्तुत करेगा, अलग अलग निर्णय वो लेगा। मुझे कौन सा मान यहाँ पर रखना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला मुझे यहाँ रखना चाहिए, क्या जो मैं रख रहा हूँ वो फॉर्मूला सही है, गलत है, क्या मेरी समस्या का समाधान इस फॉर्मूले के माध्यम से हो जाएगा। अनेक प्रकार के तर्क छात्र को और निरर्थक तर्क भी छात्र को करने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस विधि से प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन संभव नहीं है। और ये तो लगभग एक प्रकार से कहें तो हर एक विधि जो है उस विधि का ये एक सामान्य सा दोष है कि लगभग सभी जो विधियां हैं, एक कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसके माध्यम से सभी प्रकरणों को पढ़ाया जा सके। तो सामान्य सी बात इसमें भी हो गई कि प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन इस विधि से या प्रत्येक समस्या का समाधान इस विधि से संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस विधि से बालकों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि के माध्यम से अध्ययन करवाएंगे अपन तो क्या करना पड़ेगा? अधिक मेहनत करनी पड़ेगी छात्रों को। और ज्यादा मेहनत अगर छात्र करता है तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा? अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। और थका हुआ अगर महसूस छात्र करने लग जाता है, इसका मतलब वो शिक्षण क्या नहीं है अपना, उतना प्रभावी नहीं है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इसमें ज्यादा मेहनत छात्र करता है और ज्यादा मेहनत से छात्र को थकान होने लग जाती है और फिर जो छात्र को हम सिखाना चाहते हैं वो सही तरीके से सिखा नहीं पाते हैं और जो व्यवहारगत परिवर्तन हम छात्र में करना चाहते हैं वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या है? इस विधि का दोष है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए? विश्लेषण विधि के पूरे दोष हो चुके हैं। इस विधि में हमने विश्लेषण विधि क्या होती है, फिर एक एग्जाम्पल हमने लिया, फिर इसके गुण हमने देखे और ये हमारे क्या हो गए हैं? दोष हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो विश्लेषण विधि है वो पूर्ण हो चुकी है। धन्यवाद। अब मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से कहें और जो भी कोई समस्याएं आपके सामने आती हैं उनसे हमें अवगत कराएं। ठीक है, थैंक यू।